अमीर और गरीब बहू की गोद भराई। अमीर कमला नैना की गोद भराई की रस्म में उसे कंगन फेंक कर उसकी गोद में रखती है। ये ले, तूने कभी इतना महंगा शगुन ना कभी किसी पर देखा होगा और ना ही कभी किसी से लिया होगा। पकड़ तू, क्या जाने ये कंगन कितना भारी है। भगवान तेरे बच्चे को भी खुश रखे। लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से शगुन देना गलत होता है। आप मेरी बहू की गोद भराई की और इस रस्म की तौहीन भी कर रही हैं। तुम गरीब लोग इसी के लायक हो। आखिर वो औरत इस तरीके से नैना को शगुन क्यों देती है? क्या उनके बीच कोई कड़वाहट थी? उनके संबंध कैसे थे? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। कमला अपनी बहू शिखा बेटे मोहन के साथ थर्ड वर्ल्ड की जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन था जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं उनके घर के सामने रहने वाली सुनीता और उसकी बहू नैना बेटे पीयूष बहुत ही गरीब थे। वो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाते थे। पीयूष का काम ठीक से चलता नहीं था, कभी कोई और काम तो कभी कोई और काम करता था। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने घर के आगे की सड़क धो रही थी, तभी उसे देखकर कमला कहती है, अरे ओ सुनीता, अपने घर कोई ही चमकाती रहेगी? यहाँ पर आकर भी साफ सफाई करेगी? 5 मिनट में आ जा, वरना तेरी पगार काट लूंगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मैं बस आ ही रही हूँ। वैसे भी 8:55 हुए हैं। बहू जल्दी से पीयूष को चाय लेकर आ जा, फिर वो भी काम पर चले जाएगा, हमें भी काम करना है। जी माँ जी। अच्छा माँ, नैना मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आज पैसे मिल जाएं। दोनों सास बहू अपने सामने वाले अमीर कमला के घर नौकरानी का काम करने पहुंच जाती हैं। जहां वो साफ सफाई करने लगती हैं, तभी कमला आकर कहती है, सुनीता, नैना, मैंने तुम्हें कहा है ना टाइम से आया करो। लेट किया तो सीधा पगार काट दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा, वैसे भी सामने ही तो रहते हैं। सामने रहते हो तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचोगे? जो टाइम है टाइम से आओ। कमला बहन माफ कीजिएगा, अगली बार टाइम से आएंगे। इस तरह दोनों सास बहू उसके घर की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी शिखा हॉस्पिटल से आकर अपने गर्भवती होने की खुशखबरी कमला को देती है। ये सुनकर वो कहती है, क्या सच में? अब तो मेरे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। तू यहीं रुक, मैं तेरी नजर उतारती हूँ। कमला अपनी बहू के पैसों से नजर उतार कर हवा में उड़ा देती है और कहती है, ले सुनीता, इन पैसों को तू रख ले। मेरी बहू गर्भवती है। तू देखती जा, मैं कितने शानदार तरीके से मेरी बहू की गोद भराई करूंगी कुछ समय में। जी माँ जी। अरे शिखा बेटी, बधाई हो। शुक्रिया आंटी। अरे बहू, अब तू भी क्या इन गरीब लोगों को शुक्रिया बोलेगी? इनकी बधाई लेकर क्या करेगी? माँ जी, बधाई तो बधाई होती है, क्या अमीर क्या गरीब। अब बस बस, अब मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुना अमीर गरीब पर। इन गरीबों को अपनी जूती के नीचे रखो, वही अच्छा होता है। तभी झाड़ू लगाते वक्त नैना को उल्टी जैसा मन होता है और वो झाड़ू छोड़कर अपने घर चली जाती है। तभी सुनीता कहती है, अरे क्या हो गया बहू? लगता है उसकी तबीयत खराब हो रही है। मालकिन, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं जाना, झाड़ू कौन लगाएगा? काम कर पूरा। मुझे उसे देखकर लगता है कि वो भी गर्भवती हो गई है। सुनीता आंटी, आप जाकर अपनी बहू को देखिए, आकर झाड़ू पूरी कर देना। माँ जी, जाने दीजिए ना, तबीयत खराब है उनकी बहू की। बहू की बात सुनने के बाद कमला उसे जाने नहीं देती। वो सुनीता को झाड़ू लगवा कर ही उसकी बहू के पास भेजती है। अपनी बहू को उल्टी करते देख वो उसे संभालती है, जहां उसकी हालत देखकर पता चलता है कि नैना भी गर्भवती है। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है। बहू, तूने मुझे खुश कर दिया। तू जानती है, तू पेट से है, तू माँ बनने वाली है। हाँ माँ जी। पीयूष जी तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। इतने दिन से परेशानी में जो थे। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो खुश होगा पर दुखी भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी जो आ जाएगी। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जितना जो मिलेगा मैं उससे ही संतुष्ट हूँ, और मैं भी किसी को इस बात से बिल्कुल उदास नहीं होने दूंगी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन तू अब से कोई काम नहीं करेगी। मालकिन के घर में काम मैं करूंगी, समझी? पर माँ जी, आप अकेले कैसे करेंगी? मैंने कह दिया ना, इस अवस्था में तू कोई सा भी भारी काम नहीं करेगी। थोड़े समय की बात है, तू अपना और बच्चे का ख्याल रख। जी माँ जी। कुछ देर बाद पीयूष घर आ जाता है। नैना उसे गुड्डा दिखाकर खुशखबरी देती है। तभी खुशी से उछलकर पीयूष कहता है, क्या सच में? माँ, आपने सुना, मैं पिता बनने वाला हूँ। जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? बेटा, तू जितना भी बहू को दिल से ला कर देगा, वह उतने में खुश है।
तो फिक्र मत करना और मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। शुक्रिया माँ। इस तरह पीयूष अपना सामान उठाने का काम करता है। वहीं सिर्फ सुनीता अब उसके घर पर काम किया करती थी। तभी शिखा के कुछ खाने का मन होता है। कमला सुनीता से उसके लिए चाट मंगवाती है और खाने के बाद आधा बचाकर कहती है, ये आप नैना को दे दो, उसे भी खाने का मन करता होगा ना, और मेरा पेट भर गया है तो आप निश्चिंत रहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू को भी ये सब खाने का मन करता होगा, पर वो मुझसे कभी कुछ कहती नहीं है। शुक्रिया शिखा बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। अरे बहू, तू इनको क्यों दे रही है चाट? इनकी औकात नहीं है चाट खाने की, मैंने तेरे लिए मंगवाई थी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा पेट भर गया है, आंटी को ले जाने दो। सुनीता नैना को जाकर वो बची हुई चाट जाकर खिला देती है, जिसके बाद नैना खुश हो जाती है। अरे माँ जी, आप ये कहाँ से लाई हैं? ये तो मुझे शिखा ने दी है। मैं जानती हूँ तेरा भी ये खाने का मन करता होगा, इसलिए मैं ले आई। ऐसे ही दोनों अमीर गरीब बहुओं को 7वां महीना लग जाता है। सुनीता रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी कमला आकर कहती है, ले सुनीता, ये महंगी सी मिठाई खा, कल मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है, तू कल आ जाना। जी मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अरे मुझे भी अपनी बहू की गोद भराई की रस्म करनी चाहिए। तभी अगले दिन कमला अपनी बहू की गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से करती है, जहां बहुत सारे लोग उसके बच्चे को तोहफा और आशीर्वाद देने आते हैं। वहीं सुनीता भी शिखा की गोद में 500 का नोट रख देती है। बुरा मत मानना, पर जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से तुम्हें ये दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या दूं ये मुझे समझ नहीं आया। भगवान तुम्हारे बच्चे को बहुत खुशमिजाज और स्वस्थ पैदा करे। शुक्रिया आंटी। क्या पैसे रख रही है? सबने मेरी बहू को कितने सुंदर तोहफे दिए हैं। अच्छा, तेरी हैसियत ही इतने महंगे गहने लेने की कहाँ है, इसलिए 500 का पत्ता रख दिया। माँ जी जाने दीजिए ना, आप उन्हें बार बार ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे बच्चे को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। अब बहू तो हमेशा बीच में मत बोला कर। कोई बात नहीं मालकिन जी, वैसे आप कल मेरी बहू की गोद भराई में आ जाना, आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और बहू को भी। सुनीता की बात सुनकर कमला मुंह सड़ा लेती है। और अगले दिन साज सजावट कम थी। कमला उसे नीचे दिखाने के लिए महंगा तोहफा उसकी बहू की गोद में फेंक कर कहती है, ये लो, तुम्हारी औकात से बाहर का शगुन दे रही हूँ, तुमने कभी देखा नहीं होगा। आप हमेशा इस तरह बेइज्जती क्यों करती हैं? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। गरीब हैं तो क्या हुआ, जो है उसी में खुश रहना आता है। अगर पैसे मन में घमंड ला दे, उससे तो यही अच्छा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इससे ज्यादा गरीबी का डायलॉग बोल सकती है तो सुनीता। तभी उसकी बात सुनकर शिखा आती है और नैना को प्यारी सी छोटी सी पायल देकर कहती है, नैना, तुम्हारे बच्चे के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। और माँ जी, आप कितनी बार जलील करेंगे? किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। आंटी जी ने सही बोला, आप अमीरी के चक्कर में घमंडी हो चुकी हैं। हमसे जितना बन पा रहा है वो उतना कर रही हैं। आप उनकी खुशी में शामिल हुई है ना, कि उनकी गरीबी को देखकर ताना कसेंगी। इनकी जगह हम होते और हमारे साथ कोई ऐसा करता तो? शिखा बहू, नैना, सुनीता, मुझे माफ कर दो। सच में पैसों के चकाचौंध ने मुझे सच में अंधा कर दिया था। अब से मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। बेटी, भगवान तुम्हारे बच्चे को बहुत तंदुरुस्त और गोल मटोल पैदा करे। शुक्रिया आंटी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया है तो माफी मांगने की गुंजाइश खत्म। इस तरह गरीब के घर भी गोद भराई का नाच गाना होता है और 2 महीने बाद शिखा और नैना प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। गरीब के घर अमीर बारात। ये कहानी है धर्मा के घर की, जिसमें कुल 4 जन रहते थे। पत्नी सीता, बेटा राजू और जवान बेटी गौरी। अब जहाँ गरीब के लिए आमदनी ही अठन्नी हो, तो एक गरीब कैसे अपनी बेटी की बारात का समर्थ बटोर पाएगा? रोज की तरह धर्मा जब घर लौट कर आता है, उसके हाथ पांव खेत की कीचड़ मिट्टी में सने होते हैं। वह आंगन में गड़े हैंड पंप से हाथ पांव धोने लगता है। गौरी बेटी, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे। बस लाई माँ। ऐसा कहते हुए गौरी खाने की थाली लेकर रसोई से बाहर आकर अपने पिता को खाना परोसती है। ये लीजिए बाबूजी, खाना खाइए। अरे नहीं बिटिया, आज मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर धर्मा मैली चादर ओढ़कर सोने का ढोंग करता है, जिसके पीछे बेटी की शादी की बड़ी विडंबना छुपी थी। उस रात सभी को नींद में ऊँघता देखकर धर्मा चौखट पर बैठकर आंसू बहा रहा होता है। तभी सीता जाग कर उसके पास आती है। अरे गौरी के बापू, तुम इतनी देर रात चौखट पर क्यों बैठे हो? नींद नहीं आ रही क्या?
अरे गौरी की अम्मा, जिस गरीब बाप के सीने पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो, उसे कहाँ नींद आती है, तब कि उसकी डोली न उठ जाए। जुग जमाना जिस तेजी से बदलाव की डगर पर बैठा है, उसमें अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब पहले से भी ज्यादा गरीबी के गहरे दलदल में धंसते जा रहे हैं। ऐसे में एक गरीब के घर से आई बारात भी लौट जाती है। कभी कभी तो सोचकर ही मेरे कलेजे में फांस चुभ जाती है कि कहीं हमारी गौरी को इस बुरे वक्त का सामना न करना पड़ जाए। सारी गलती मेरी है। अजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान ने ही हमारे गरीब परिवार की किस्मत कुश की कलम से लिखी है, इसलिए तो हमें गरीब बनाया। ऊपर से एक औलाद भी दिया है, वो भी विकलांग। हम उस पर भी आस नहीं लगा सकते। दोनों दंपत्ति देर रात अपनी गरीबी पर बात कर रहे होते हैं, मगर उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी सारी बातें गौरी सुन चुकी है। अगली सुबह, अरे गौरी बिटिया, तू कहीं जा रही है क्या? इतने भोर सवेर तैयार हो गई? हाँ माँ, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। कल रात मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। माँ, हम गरीबों को अपनी सोच को उभारना होगा। पिताजी एक अरसे से अपनी हड्डियां गलाकर हमारा पेट भर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को 12वीं तक पढ़ाया। आज उस पढ़ाई का सही इस्तेमाल करने का समय हो चला है। मैं चलती हूँ माँ, शाम तक लौटूंगी। ये कहकर गौरी अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसके कदम एक मंदिर के आगे रुक जाते हैं, जहाँ एक औरत को बड़ी भीड़ घेरे खड़ी थी। गौरी भीड़ को चीरती हुई भीतर घुस गई। उसने फौरन अपने कंधे पर टंगे झोले से पानी की बोतल बाहर निकालकर उसे छींटे देते हुए वो जगाती है। आंटी जी, आप ठीक तो हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को। आपके अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी और आप लोग अतरंगी हरकत कर रहे। कोई वीडियो बना रहा है और कोई फुसफुसा रहा है, मगर किसी ने इन्हें उठाया नहीं। आप लोगों का ज़मीर आपको कोसता नहीं है क्या? गौरी की फटकार सुनकर भीड़ अपने अपने रास्ते पर चल पड़ती है। तभी एक लंबी चौड़ी चमचमाती कार मंदिर की सीढ़ी के पास आ रुकती है, जिसके भीतर से अथर्व नाम का एक सूट बूट में शख्स बाहर आता है। उसके चेहरे पर लगा चश्मा चीख चीख कर उसकी अमीर होने की बात बयान कर रहा था। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे घर में 1 दर्जन नौकर की फौज देखने के लिए है क्या, जो आप नंगे पांव के लिए मंदिर चली जाती हैं? माफ कीजिएगा, मगर जो भगवान पर आस रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। आपकी तारीफ? बेटा, ये गौरी है, इसी ने मेरी जान बचाई है। गौरी की सादगी और उसके शब्दों की सुंदरता अथर्व के मन में घर कर जाती है। वह बस किसी भी तरह से गौरी को वहां से जाने से रोकना चाहता था। जरा ठहरिए, मेरी माँ की जान बचाकर आपने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? गौरी अपने घर की गरीबी से लेकर नौकरी की बात बताती है, जिसके बाद अथर्व कहता है, समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। मुझे अपनी माँ के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। देखिए ना, कुछ ही पलों में माँ आपके साथ कितना घुल मिल गई हैं। आपको इस काम में कोई आपत्ति तो नहीं? गौरी के दिलो दिमाग में बस अपने घर की गरीबी को मिटाने का ख्याल दौड़ रहा था। उसने फौरन काम के लिए हामी भर दी और कार में बैठकर चल पड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर रुकी, जिसके बोर्ड पर बड़े अक्षरों में ओबरॉय मेंशन लिखा था। तभी भावना की भाभी बोल पड़ी, अरे देवर जी, ये मेरी देवरानी है क्या? ओहो भाभी, आप भी ना। गौरी, ये मेरी भाभी है। ये मेरे पिता पारितोष ओबेरॉय और भाई ऑफिस में है। जी नमस्ते। जीती रहो बेटी। और ये माँ की केयर टेकर है। काम के पहले दिन अथर्व उसे महीने भर की पगार दे देता है, जिससे गौरी के घर की बहुत सी जरूरत सध जाती है। इधर अथर्व का पूरा परिवार गौरी से घुल मिल जाता है। सभी अपनी आंखों में गौरी को बहू बनाने का ख्वाब संजो बैठते हैं और फिर एक सुबह वह सह परिवार शगुन के साथ उसके घर आते हैं। जी नमस्ते, किससे मिलना है? जी, क्या हुआ साहब, मेरी बिटिया ने कुछ किया है क्या? हाँ अंकल जी, आपकी बेटी ने मेरे देवर जी का दिल चुरा लिया है। भाई साहब, बहन जी, ईश्वर की दया से हमारे पास दौलत शोहरत की कोई घटी नहीं। बस हमारी झोली में अपनी गौरी डाल दीजिए। रसोई से सटकर खड़ी गौरी ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे भाई साहब, अब जो कि हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये पैसे स्वीकार कीजिए। हम चाहते हैं कि एक गरीब के घर भी गाजे बाजे से बारात आए। अच्छा, इजाजत दीजिए। अगले ही दिन से गौरी की शादी की बधाइयां बजने लगती हैं।
पूरा घर फूलों और लड़ियों से रोशन हो उठा था। सभी औरतें बारी बारी से गौरी को हल्दी लगा रही थी। भगवान तेरे चेहरे की रंगत इस शगुन की हल्दी से बढ़कर बनाए रखे मेरी बच्ची। इस तरह हल्दी की रस्म बीतने के अगले दिन मेहंदी की रस्म का आयोजन होता है और दूल्हे की भाभी मेहंदी लेकर गौरी के घर आती है। अरे भावना जी, आइए, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आंटी जी, दुल्हन की मेहंदी और शादी का जोड़ा लाई हूँ, कल शाम को मेकअप वाली भी आ जाएगी। बड़ी भाग्यवान है जी हमारी गौरी, जो उसे इतना मान दान देने वाला ससुराल मिल रहा है, वरना हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की डोली उठेगी। देखते ही देखते रात ढल जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। लड़के वालों की ओर से भेजी गाड़ी उनके गरीब घर के आगे रुक जाती है। धर्मा अपने परिवार के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचता है, जहां कई सारी मेकअप आर्टिस्ट मिलकर गौरी का दुल्हन का मेकअप करती हैं। कहीं हलवाइयों के कढ़ाई से उठ रही मिठाई की महक माहौल में घुल रही थी, तो कहीं बैंक्वेट की सजावट हो रही थी और शाम ढलने के साथ आतिशबाजियों से पूरा आसमान गूंज उठा, जिसके साथ बड़े गाजे बाजे के साथ बारात बैंक्वेट में आती है, जहां गौरी की सास और भाभी ने सोने के भारी गहनों से वो लदी हुई थी। वहीं ससुर जेठ महंगी शेरवानी में जच रहे थे। वहीं धर्मा और सीता हाथ जोड़कर बारात की खातिर भाव करते हैं। आइए आइए, पधारिए साहब। ये क्या समधी जी, आप हमारे सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के ससुराल वालों को शर्मिंदा कर रहे हैं? मगर समधी जी, यही तो जात बिरादरी और जग की रीति है। बेटी के बाप को हर सूरत में झुकना ही पड़ता है। अरे समधी जी, ये दुनिया ऐसी कई अजीबो गरीब रीति रिवायत से भरी है, जिसमें अमीर गरीब का फर्क फासला है। मगर आज दुनिया भी देखेगी एक विवाह ऐसा भी जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, बल्कि हम ही बाराती और हम ही परिवार हैं। काश काश समधी जी, हर जन की सोच आप जैसी होती, तो दान दहेज के अभाव से किसी गरीब की बेटी की बारात न लौटती। अगले ही पल वरमाला की रस्म शुरू होती है, जिसके बाद गौरी और अथर्व 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं और बैसाखी पर खड़ा भाई अपनी बहन को विदाई देता है। जीजा जी, मेरी दीदी को खुश रखना। माँ बाबूजी, अपना ख्याल रखना। जा बेटी, भगवान तुझे हर खुशी दे, तेरे ससुराल में कभी कोई घटी ना होने पाए। और आखिर में एक गरीब की बेटी की बारात शहनाई की गूंज के साथ ससुराल के लिए रवाना होती है। गरीब की जादुई सोने की ईंट देने वाली भट्टी। हरिया नाम का एक व्यक्ति बहुत गरीब था, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भट्टी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु, माँ सुरेखा, पिता महेश और 8 वर्षीय बेटी सुनैना थी। बेटी स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल से आकर अपना बस्ता रखकर वह हरिया से कहती है, पिताजी, मुझे 1.5 साल हो गए इन जूतों को घिसते घिसते। देखिए कितना फट गया है। ये मेरे स्कूल की सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप मुझे नया जूता कब दिलाएंगे? सुनैना, बेटी तू परेशान मत हो, अगले माह मैं तुझे नए जूते जरूर दिला दूंगा। थोड़ा और सब्र कर, घर में तेरी दादी की दवाई और घर का राशन भी तो लाना है। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? हाँ, जूते तू थोड़े समय और चला ले। ठीक है पिताजी। देखा हरिया जी, हमारी बेटी कितनी सयानी है, हमारी बात समझती है। तभी हरिया का पिता टूटी हुई छड़ी लाकर कहता है, अरे हरिया बेटा, देख तो जरा, मेरी ये छड़ी टूट गई, नई छड़ी ला दे बेटा। और बेटा, मेरी दवाई भी, तेरी तनख्वाह तो आज आने वाली है। अजी, आपको घर का राशन और इसकी स्कूल की फीस तो याद है ना? सरकारी में भी पढ़ाते हैं तो 100-200 तो जाते हैं। जानता हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी, याद है मुझे। आप सबको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला कर रहा हूँ जैसे तैसे। तनख्वाह आ जाएगी तो घर का सामान ही लाऊंगा सबसे पहले। जा रहा हूँ काम पर। मधु, मुझे गुड़ और लस्सी दे रही हो तो दे दो। अजी लाई, 1 मिनट में। ये कहकर मधु उसके लिए गुड़ लस्सी लाती है, जिसे खा पीकर हरिया अपने काम पर चला जाता है और भट्टियों की ईंटों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। उसे तनख्वाह मिलती है। उसका मालिक नारायण कहता है, ले हरिया, तेरे 3000 रुपए। मालिक, ये तो बहुत कम है। मेरी 8000 तनख्वाह के आधे भी नहीं है ये। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, बच्चे के जूते लाने हैं, घर का राशन चाहिए। मैं भी जानता हूँ, मुझे ज्यादा सिखा मत। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और भी मजदूरों को पैसे देने हैं और उनको आधे आधे दे रहा हूँ।
तू अनोखा नहीं है जिसको मैं इतने कम पैसे दे रहा हूं। 1 हफ्ते बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मालिक, थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करना। इन पैसों से घर का थोड़ा राशन ले आऊंगा और कुछ नहीं ले सकता मैं इससे, और मुझे इंतजार करना होगा मालिक के बाकी के पैसे देने का। घर जाकर हरिया मधु को घर का थोड़ा राशन दे देता है और अपने पिता को एक डंडी तोड़कर हाथ में पकड़ा देता है। पिताजी, मुझे माफ करना, अभी तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, इसलिए आप इसी से ही काम चला लीजिए। अरे कोई नहीं बेटा, गरीबी आई है, अब तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, इससे भी सहारा पड़ जाएगा मुझे। पापा जी खाना खा लीजिए, फिर आपकी दवाई का समय हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, आप सब परेशान मत होइएगा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था मुझे जूता देना, तो लाए क्यों नहीं मेरे लिए? बेटा भी थोड़ा और इंतजार करो। आप हमेशा यही बोलते रहते हैं पिताजी, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी कल से। अरे गुड़िया, ऐसे रोते नहीं हैं। माँ रोने दीजिए उसे, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। उसे मजबूत होना होगा ऐसी स्थिति के लिए। 1 हफ्ते बाद हरिया अपने पैसे मांगता है, मालिक उसे फिर टाल देता है और कहता है, मुझे यहाँ से इसे निकालना ही होगा। हरिया जब बहुत सारे ईंट उठाकर ले जा रहा था तो नारायण उस जगह पर ग्रीस लगा देता है, जिस कारण वो गिर जाता है। उसके चोटें आती हैं और ईंटें भी टूट जाती हैं। ये देखकर नारायण कहता है, अरे कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सारी ईंटें बर्बाद कर दी, इतना नुकसान कर दिया, ठीक से चला नहीं जाता ना? अरे अरे राम, कोई तो उठाओ। मालिक माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया यहाँ पर। अब मैं तुझे पैसों में से कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, निकल जा यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए, आप धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा जा यहाँ से, कामचोर कहीं का। नारायण उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। घर जाकर जब वो ये बात सबको बताता है तो वो सब बहुत परेशान होते हैं और हरिया के कमर में मधु हल्दी का लेप लगाती है। 4 दिन बाद वो ठीक होने के बाद काम ढूंढने निकलता है, मगर उसे किसी भी भट्टी में काम नहीं मिलता। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है और खाने की नौबत आ गई थी। तब परेशान होकर हरिया कहता है, हे भगवान, गरीब के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूंगा? अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मुझे भट्टी के काम के अलावा कुछ आता भी नहीं है। मैं खुद भट्टी बनाऊंगा। थोड़े पैसे हैं मेरे पास सामान लाने के लिए। ये लीजिए, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने सिर्फ जरूरत के लिए रखे थे। इससे ज्यादा जरूरी समय और कुछ नहीं है। शुक्रिया मधु। हरिया जैसे तैसे अपना सामान लाकर खाली मैदान में, जो उसके घर से थोड़ी दूर थी, वहां खुद की भट्टी तैयार करता है कि अगले ही पल तूफान आने की वजह से उसकी भट्टी खराब हो जाती है। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं सोचता। जैसे तैसे मैंने अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहा तो आपने उसको भी खराब कर दिया। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो भगवान? बेबस हरिया अपने घर जाकर घर वालों को ये बात बताता है, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब हरिया सोता है तो सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, पुत्र, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ले ली। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। अपने परिवार के लिए तुम बहुत चिंतित रहते हो, पर चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई भट्टी दूंगा जिसमें से सोने की ईंटें निकलेंगी। उसी जगह जाओ जहां तुमने अपनी भट्टी बनाई थी। गणपत बप्पा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वो उठता है तो घबराया हुआ अपनी भट्टी के पास जाता है, जहां मधु भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अजी, आप यहाँ भागते भागते क्यों आए हो? क्या हुआ? अरे जरा सामने देखो, हमारी भट्टी, जरा इसे चालू करो। अरे ये कैसे हुआ? हमारी भट्टी तो तहस नहस हो गई थी। मधु, तुम ईंटें पकाने के लिए सामान तो डालो इसमें। जैसे ही मधु उस भट्टी में ईंट पकाने के लिए सीमेंट डालती है तो थोड़ी देर बाद सोने की ईंटें बनकर निकलती हैं। ये देख मधु हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? मुझे आप कुछ बताएंगे? हमारी भट्टी तो खराब हो गई थी और ये सोने की ईंटें कैसे आ रही हैं? तभी हरिया उसे सपने वाली बात बता देता है, जिसके बाद मधु खुश हो जाती है और उसमें और सामान डालकर उस जादुई भट्टी से सोने की ईंटें निकाल कर ले जाता है, जिन्हें बेचकर वो अपनी बेटी के लिए 2-3 जोड़ी जूते और माता पिता के लिए दवाई, छड़ी, फल और मधु के लिए नई साड़ी खरीद कर उन सबको देता है। ये सब देखकर सब खुश हो जाते हैं।
अरे बेटा, एकदम से इतना सब कैसे आया? कमाल हो गया। पिताजी, सब भगवान की रहमत है। वो हमारी परीक्षा ले रहे थे और उन्होंने ही हमें जादुई भट्टी की सोने की ईंटें दी। शुक्रिया पिताजी, आप बहुत अच्छे जूते लाए मेरे लिए। अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ जी, साड़ी बहुत खूबसूरत है। अब हम सबको गरीबी में जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने नए बड़े से घर में चलेंगे। ये कहते ही हरिया जादुई भट्टी से सोने की ईंटों को लाकर उन्हें बेच देता है और एक आलीशान घर खरीदता है और अपना पुराना घर किसी गरीब बेसहारा को दे देता है। जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, बच्चे, भगवान तेरा भला करे जो तूने मुझे ये आशियाना दिया। ये तो मेरा फर्ज था अम्मा। आप कब तक बाहर ठंड में यूं ही रहती? मुझे कहीं और भी जाना है। मधु, चलो साथ में। पर अब कहाँ जाना है हमें? मेरी हालत जानती हो ना तुम। गरीबी में मैंने फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चों और गरीब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर उससे पहले हमें जादुई भट्टी पर जाना होगा। जी मैं सोच रही हूँ उनके खाने का भी बंदोबस्त कर दूं। तभी सोना खत्म हो जाने पर हरिया मधु भट्टी में सीमेंट ईंटा बनाने का सामान डालते हैं, जिसके बाद जादुई रोशनी से सोने की ईंटें निकल कर आती हैं, जिसे बेचकर वो बहुत सारे कंबल, चादर और खाने का सामान लाकर जगह जगह बैठे गरीब बेसहारा लोगों को बांट देते हैं और दुआ देते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना सब कुछ दिया, वरना कोई किसी को आजकल भीख भी नहीं देता। अरे यार, ऐसा मत बोलिए। भगवान की दुआ से अब मेरे पास है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हर हफ्ते आऊंगा अब मैं। ये लो बेटा, खाना खा लो, और चाहिए हो तो बता देना। आंटी, मेरे मम्मी पापा किसी ने खाना नहीं खाया, उनका खाना भी आप मुझे दे दो। ये लो। इस तरह दोनों पति पत्नी जरूरतमंद को खाना और कंबल बांट देते हैं। अगले हफ्ते हरिया अपने माता पिता और बेटी के हाथ से सबको सामान बांटता है। इस तरह जादुई भट्टी न सिर्फ उसकी जिंदगी में अपितु बाकी लोगों की जिंदगी में भी लाभदायक साबित होती है।